बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं जनाब पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। अब सबसे पहले इसमें जो टर्म बार बार इस्तेमाल होनी है वो है होर्डिंग। तो इसका जो टाइटल है उससे मुराद ये है कि पंजाब में आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था 2020 में। ठीक हो गया, यानी कि इसका जो पर्पज़ है, जो प्रीएम्बल है, जैसे कि सभी लॉज़ का होता है, जो प्रीएम्बल वो बता रहा होता है कि इस लॉ को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स, यानी कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की होर्डिंग है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो इसके स्केड्यूल 1 और इसका जो सेक्शन 2 है उसमें लिख दिया गया है कि जनाब ये वाली चीज़ें आप जो है इसको अगर आप होर्ड करेंगे या इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे तो आप एक ऑफेंस कमिट करेंगे। और इस कानून को बनाया गया था जो कोरोना वायरस पेंडेमिक था या कोविड-19 के दौरान, ये जो एक एमरजेंसी की सिचुएशन थी उसमें क्या किया था, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी गई। उसको रोकने के लिए एक कानून बना था 2020 में जिसको हम होर्डिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। शॉर्ट टाइटल इसका जो है वो द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 है और इसकी एक्सटेंट पूरे पंजाब की हद तक है और ये कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि पूरे का पूरा ये जो एक्ट है ये एक ही साथ लागू हुआ है। इसका कोई पार्ट जो है वो लागू नहीं हुआ, ये पूरे का पूरा एक्ट ही एक साथ ही लागू हुआ है। डेफिनेशन जो है क्लॉज सेक्शन 2 इसके साथ डील करता है। और आर्टिकल जहाँ कहीं भी आ जाएगा इस एक्ट में तो आर्टिकल से मुराद होगा जो आर्टिकल स्पेसिफाइड किए गए हैं इन दिस स्केड्यूल टू दिस एक्ट। इस एक्ट के स्केड्यूल में जो चीज़ें, शेड्यूल में जो चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं वो क्या कहलाएंगी, वो आर्टिकल कहलाएंगी। एंड नेक्स्ट वन है कोड। अगर कहीं पे भी कोड का लफ्ज़ आएगा तो हमारी मुराद होगी CRPC 1898। एंड डीलर मीन्स एनी पर्सन, ट्रेडर, पार्टनरशिप, फर्म, वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, एंड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल। यानी कि डीलर का लफ्ज़ जहाँ पर कहीं पे भी आ जाएगा तो उससे मुराद ये होगा कि ये कोई भी पर्सन है, कोई भी ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, फर्म है, आया कि वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, या कोई भी एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ पर्सनस है और इंडिविजुअल्स है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनी और देयर एजेंट्स carrying on the business of purchasing, selling, stocking, and includes manufacturer, producer, packager, importer, exporter, wholesaler और retailer of such article। ये तमाम जो पर्सन होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये डीलर कहलाएंगे। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। एंड नेक्स्ट है होर्ड की डेफिनेशन है, होर्ड और होर्डिंग। अब इससे क्या मुराद होगा, होर्ड और होर्डिंग मीन्स स्टॉकिंग और स्टोरिंग एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में किसी भी चीज़ को जब आप स्टॉक करेंगे या स्टोर करेंगे, ऑफ आर्टिकल्स अलाउड टू बी हेल्ड इन स्टॉक और स्टोरेज। जो आर्टिकल अलाउ है कि आप ये स्टोर कर सकते हैं उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्टोर कर लेंगे। इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, ऐसे तरीक़ेकार में जो कि प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, वाज़िया कर दिया गया है। नंबर 2 है वेयर नो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आर्टिकल, जब बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है किसी भी आर्टिकल की वो ना होगी प्रेस्क्राइब अंडर सब क्लॉज 1। होर्ड और होर्डिंग शैल मीन, अगर तो वो जो क्लॉज 1 में क्वांटिटी बता दी गई है वो नहीं है, उससे भी ज़्यादा है क्वांटिटी या उससे कम क्वांटिटी है, तो फिर क्या होगा, फिर होर्ड और होर्डिंग मीन्स शैल मीन स्टॉकिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ आर्टिकल विदाउट ऑफरिंग सच आर्टिकल फॉर सेल, यानी कि कोई भी ऐसा स्टॉक करना है किसी ऐसी चीज़ को जिसको आप सेल के लिए पेश ना करें। डिस्पाइट देयर बीइंग अ डिमांड बाय कंज्यूमर्स, हालांकि कंज्यूमर की डिमांड है लेकिन फिर भी आप सेल नहीं कर रहे, इसको हम बोलेंगे ये होर्डिंग है। एंड ऑफिसर मीन a deputy commissioner defined under the Punjab Civil Administration Act 2007 or such other officer as may be authorized by the DC in this behalf। अब जो ऑफिसर की टर्म इस कानून में कहीं पे भी आएगी तो उससे मुराद DC होगा या उसके बिहाफ पे कोई भी जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उसको हम बोलेंगे ये ऑफिसर है। प्रेस्क्राइब मीन द प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। एंड थर्ड वन है ऑफेंस ऑफ होर्डिंग। अब कोई भी डीलर जो है
any dealer who is found to hoard any article shall be guilty of an offence punishable with simple imprisonment up to 3 years and fine equivalent to 50% of value of the articles involved in this case। अब कोई भी डीलर, उसमें सिंपल ये कह रहे हैं कि जनाब अगर कोई भी डीलर है वो कोई भी आर्टिकल जो है उसको होर्डिंग में पाया जाता है, उसकी होर्डिंग में मुलव्वस होता है, तो वो क्या करेगा, वो ऑफेंस एक करेगा और उस ऑफेंस की जो है उसको सज़ा दी जाएगी, वो है 3 साल तक कैद है और इसके साथ जुर्माना है जो उस आर्टिकल जो उसने होर्ड किए हुए हैं, ज़ख़ीरा किए हुए हैं, उनका 50% तक हो सकता है, उस वैल्यू का 50% तक जुर्माना हो सकता है। एंड द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी डिटरमिन्ड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। और उन आर्टिकल्स की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस थे उनकी जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिन की जाएगी जैसी रूल्स में लिख दिया गया है कि इस तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया जाएगा, वही तरीका जो है फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 4 है पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल। अब आपने कोई भी जो आर्टिकल है उसको या तो सीज़ करना है या फिर उसको आपने सर्च करना है कि आया कि इस जगह पे कोई भी आर्टिकल जो है वो मौजूद है या नहीं है होर्डिंग के हवाले से। तो फिर ये किसके पास पावर होगी, व्हेन एन ऑफिसर। अब ऑफिसर से क्या मुराद है, डीसी। व्हेन एन ऑफिसर हैज़ रीज़नेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट ईदर अपॉन इंफॉर्मेशन फ्राम एनीवन और ऑन हिज ओन। जब कभी भी ऑफिसर को कोई रीज़नेबल या तो ख़ुद से सस्पेक्ट है, शक है, डाउट है, उसको ख़ुद से इंफॉर्मेशन मिलती है या वो अपने तरीके से पता जाके करता है, दैट ये कि देयर हैज़ बीन ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है कहीं पे, ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज सस्पिशन, वो अपनी तमाम जो ग्राउंड्स हैं उस सस्पिशन की उनको लिखेगा, इंटर एंड सर्च, और फिर उस जगह में दाखिल होगा और उसको सर्च करेगा विदाउट एनी वारंट, बग़ैर किसी वारंट के, एनी प्लेस वेयर अ डीलर कीप्स और इज़ फॉर द टाइम बीइंग कीपिंग, जहाँ कहीं पे भी कोई डीलर रख रहा होगा या उसने कोई चीज़ रखी होगी, कोई भी आर्टिकल, कोई भी अकाउंट, रजिस्टर और एनी अदर रिलेटेड टू आइटम्स और थिंग, जो उन आर्टिकल्स के रिलेटेड जितनी भी आइटम्स या थिंग्स होंगी वो उसको अगर शक होता है कि यहाँ पे पड़ी हैं तो वहाँ पे ऑफिसर जाके सर्च कर सकता है और उसको सीज़ भी कर सकता है। अब क्लॉज 2 है अपॉन एंट्री इन एंड सर्च ऑफ ए प्रेमिसेस अंडर सबसेक्शन 1। अब उस जगह के एंटर होने के बाद और उसको सर्च करने के बाद, अपॉन एंट्री इन एंड सर्च ऑफ प्रेमिसेस अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के बाद, इफ़ आर्टिकल्स आर फाउंड एट सच प्रेमिसेस, अगर जो है उस जगह पे जो आर्टिकल्स हैं वो फाउंड एट सच प्रेमिसेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस, और ये साबित हो जाता है कि वहाँ पे आर्टिकल्स मौजूद हैं जो इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, द ऑफिसर शैल इमीडिएटली सीज द सेम एंड प्रीपेयर ए डिटेल रिपोर्ट। तो फिर फौरी तौर पे जो ऑफिसर होगा वो उस चीज़ को सीज़ करेगा और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा उन आर्टिकल्स की एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग द सर्च, और जितने भी मटेरियल उस सर्च के दरमियान उसको मिलेंगे उन सब को वो सीज़ करेगा और उनकी रिपोर्ट बनाएगा। थर्ड वन है द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो सर्च एंड सीजर पे, जो CRPC है वो सर्च एंड सीजर पे एप्लीकेबल नहीं होगी इस एक्ट के तहत। एंड फिफ्थ वन है पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल। अब सेक्शन 4 के तहत जो भी आर्टिकल आपने सीज़ किए हैं उनको आपने जो है सेल करना है, उनकी आपने बोली लगानी है। तो फिर क्या होगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ, यानी कि कोई भी चीज़ किसी दूसरे लॉ में अगर इस ऑक्शन के हवाले से लिखी गई है तो ठीक है, उसके ख़िलाफ़ हमने नहीं जाना। अदरवाइज़ क्या होगा, दी ऑफिसर में सेल दी सीज्ड आर्टिकल अंडर सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 के तहत उन आर्टिकल्स को जो ऑफिसर होगा वो सेल करेगा बाय ऑक्शन इन दी मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, बोली के ज़रिए से वो तरीक़ाकार अडॉप्ट करेगा जो लिखा गया है। दी प्रोसीड्स कलेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1, अब जो भी जो बोली के बाद प्रोसीड कलेक्ट होंगे वो क्या करेगा, शैल बी डिपॉजिट इन ए प्रॉफिट बेयरिंग बैंक, तो किसी भी प्रॉफिट बेयरिंग बैंक में वो जो रकम होगी वो डिपॉजिट कर दी जाएगी
अकाउंट इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। कोशिश यही की जाएगी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट है उसमें जनाब डिपॉज़िट की जाए सारी रकम। और क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी, एंड इफ़ द एक्यूज्ड पर्सन वूज आर्टिकल्स आर ऑक्शनड, और अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा बंदा है जिसके जो आर्टिकल्स हैं उनकी बोली हुई है वो कोर्ट से एक्विट हो चुका है, उस ऑफेंस से वो बरी हो चुका है, तो फिर जो डिपॉज़िट की जाएगी रकम वो उस एक्यूज पर्सन को वापस कर दी जाएगी। और अगर उसको जो है क्लॉज बी ये कहती है कि अगर उस बंदे को ऑक्शन जो हुई है उसके आर्टिकल्स, उसके ऑफेंस में वो कोर्ट से सज़ा उसको हो जाती है, तो फिर जो डिपॉज़िट अमाउंट होगी वो गवर्नमेंट उसकी जो अकाउंट है गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उसमें रिलीज़ कर दी जाएगी, उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 6(1) कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अब जो ये ऑफेंस होगा इस सेक्शन के, इस एक्ट के तहत, उसकी कौन कॉग्निजेंस ले सकता है और कौन जो है उसको अरेस्ट करेगा जो ऑफेंडर है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, अगर तो कोड में कोई स्पेशल चीज़ लिखी गई है तो उसको तसव्वुर किया जाएगा, उसके सिवा ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये तमाम जो ऑफेंसेस होंगे इस एक्ट के तहत वो पनिशेबल होंगे, कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। द स्पेशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 8 shall take cognizance of an offence under this act upon written information by the officer। अब जो है कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा जो सेक्शन 8 में अपॉइंटेड है, वो उसकी कॉग्निजेंस लेगा अपॉन दी रिटन इन्फॉर्मेशन बाय द ऑफिसर, और डीसी उसको इन्फॉर्मेशन करेगा, इन्फॉर्म करेगा। थर्ड वन है एन ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, यानी जो ऑफिसर है, जो डीसी है, वो किसी भी बंदे को बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है जिसके ख़िलाफ़ क्या हो, देयर इज़ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे जो एक मोतबर इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, इतला हो, दैट ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, आया कि इस बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ये कि इस बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है इस सेक्शन के तहत, इस एक्ट के तहत। सेवन्थ वन है ऑफेंसेस बाई कॉरपोरेशन एक्स्ट्रा। If an offence under this act is committed by company or body, corporate, partnership firm or other association or body of persons or individuals, every director, partner, manager, secretary, member or other officer, the principal, primary or beneficial owner or agent thereof shall, अगर तो वो कहते हैं कि जनाब कोई भी जो ऑफेंस है वो किसी कंपनी ने, किसी पार्टनरशिप ने या किसी उसके सेक्रेटरी ने, मैनेजर ने कमिट किया है, तो अनलेस ही प्रूव्स दैट द कॉन्ट्रावेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज, जब तक वो साबित नहीं कर देगा कि जनाब ये तमाम जो कॉन्ट्रावेंशन हुई हैं ये उसके नॉलेज में ही नहीं है, तब तक वो क्या समझा जाएगा, दैट ही एक्सरसाइज आल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रावेंशन, के उसने अपने तरीके से, अपने तौर पे पूरी नेक नीति के साथ इस ऑफेंस से बचने की कोशिश की है, तब तक वो क्या समझा जाएगा, बी डीम टू बी द गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, तब तक उसको उस ऑफेंस या उस जो है एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन का मुर्तकिब समझा जाएगा, एंड शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट, और उसको इस एक्ट के तहत सज़ा भी दी जाएगी। नेक्स्ट वन है जो हमने पढ़ना है वो है सेक्शन 8 जो है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस समरली नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेक्शन 260 ऑफ द कोड, यानी कि 260 सेक्शन ऑफ CRPC में जो चीज़ें लिख दी गई हैं उनके अलावा ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड बाय ए स्पेशल मजिस्ट्रेट। जो ऑफेंसेस इस एक्ट के तहत होंगे वो क्या किए जाएंगे, वो स्पेशल मजिस्ट्रेट उनको ट्राई करेगा। किस सेक्शन के तहत जो अपॉइंट हुआ है, जो कि सेक्शन 14A के तहत अपॉइंट हुआ है, वो उनको समरी मैनर में ट्राई करेगा। उनका जो ट्रायल चलाया जाएगा वो समरी मैनर में चलाया जाएगा, जो कि बताया गया है सेक्शन 262 से 265 तक। एंड नेक्स्ट वन है द ट्रायल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंक्लूडेड विद इन 30 डेज़, और 30 दिन के अंदर अंदर इस जो एक्ट के ऑफेंसेस होंगे उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन है अपील। अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर दिस एक्ट मे फाइल एन अपील बिफोर ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विद इन 30 डेज़ ऑफ द सेड ऑर्डर। अब जो है 30 दिन के अंदर अंदर एक बंदे को ट्रायल कंप्लीट हो गया है और उसको सज़ा हो गई है उसमें, या उसको कोई भी सेंटेंस हो गई है, तो वो क्या करेगा,
वो एक जो है अपील फ़ाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने, और 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील फ़ाइल करेगा। 30 दिन उसका टाइम लिमिटेशन है। एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज़। और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होगा वो उस अपील को भी 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ करेगा, उसका फ़ैसला करेगा। 10th वन है रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मर्स। अब कोई भी बंदा है जिसने इस होर्डिंग की इन्फॉर्मेशन ला के दी है, उसको क्या किया जाएगा, उसको जनाब एक अवार्ड दिया जाएगा, उसको जनाब इनाम दिया जाएगा गवर्नमेंट की मदद से। एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स एन इन्फॉर्मेशन टू एन ऑफिसर with regard to any act of hoarding which result in a conviction or release of funds into the government exchequer shall be entitled to an award equivalent to 10% of the amount released to the government exchequer in such manner as may be prescribed। यानी कि कोई भी बंदा इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको 10% जो होगा उस एक्सचेकर का, जो कि गवर्नमेंट के खाते में जमा होना है, जो कि गवर्नमेंट के खाते में माल जाना है, उस माल का 10% जो होगा वो उस इन्फॉर्मर के खाते में जाएगा। नेक्स्ट वन है 11th है इंफॉर्मेशन एंड डेक्लरेशंस। एवरी डीलर शैल प्रोवाइड टू दी कंसर्न्ड ऑफिसर। अब ये हर डीलर की जिम्मेदारी होगी कि वो कंसर्न्ड जो ऑफिसर होगा उसको तमाम प्रोडक्शन की, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, परचेज़ की, स्टॉक की, सेल की, डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन देगा। जितने आर्टिकल उसके पास स्टोर हैं वो ऑफिसर को बताएगा। एज द ऑफिसर मे बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर। जैसे ही ऑफिसर उससे पूछेगा, रिक्वायर करेगा, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को मुहैया करेगा। द ऑफिसर मे डायरेक्ट द ऑनर और मैन्युफैक्चरर ऑफ द आर्टिकल्स और ऑनर एंड द मैनेजमेंट ऑफ गोडाउंस और स्टोरेज प्लेस और देयर एजेंट्स टू डिक्लेयर स्टॉक। और जो ऑफिसर होगा वो किसी भी ऑनर को, मैन्युफैक्चरर को, गोडाउंस के और स्टोरेज प्लेस को ये ऑर्डर दे सकता है कि जनाब आप क्या करें कि तमाम जो अपना स्टॉक है उसको डिक्लेयर करें। ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम, किसी पर्टिकुलर आइटम्स का जो उसमें फ़र्ज़ कर लें एक से ज़्यादा आइटम उसने स्टोर की हुई हैं, तो वो उससे किसी एक मखसूस आइटम का भी पूछ सकते हैं कि इसके कितने आर्टिकल आपके पास स्टोर हैं। ओन्ड और मैनेज बाई दैम एट देयर प्रेमिसेस, कि उनकी जगह पे कितनी वो चीज़ जो वो मैनेज कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी में है। एट एनी पॉइंट इन टाइम और एट एनी पीरियडिकल इंटरवल एज ही मे डीम फिट, जैसा उसको मुनासिब लगेगा। एंड थर्ड वन है द डिक्लेरेशन टू द मेड अंडर सब सेक्शन 2 शैल इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, इट्स वैल्यू। अब जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा सब सेक्शन 2 में वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होंगे। नंबर 1 स्टॉक लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू, उसकी डेट ऑफ परचेज़, कॉपीज़ ऑफ प्रोक्योरमेंट इनवाइसेस, तमाम जो इनवाइसेस होंगी वो भी लिखी जाएंगी इन एनी गिवन टाइम फ्रेम अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ एनी सेल और सेल एग्रीमेंट्स। अगर कोई फ्यूचर में एग्रीमेंट्स होने हैं या कोई चीज़ सेल हुई है उसकी डिटेल भी उस डिक्लेरेशन में लिखी जाएगी। 4th वन है दी ऑफिसर में वेरीफाई द स्टॉक। अब ऑफिसर के पास डिक्लेरेशन तो पहुंच गया, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर उसको क्या करेगा जनाब, जाके मौके पे उसको वेरीफाई भी कर सकता है तमाम चीज़ों को। 5th वन है वाइल कैरिंग आउट द वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन टर्म्स ऑफ सब सेक्शन 4, जब वो ऑफिसर तमाम चीज़ों को वेरीफाई कर रहा होगा जाके, और अपॉन रिसीट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फ्राम वट एवर सोर्स, या किसी भी ज़रिए से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दी ऑफिसर में रिक्वायर द डीलर, तो ऑफिसर जो है वो डीलर को बुला सकता है, ऑनर को, मैनेजर को, किसी भी बंदे को बुला सकता है कि वो तमाम जो डिटेल्स ऑफ पर्सनस हैं उनके सामने पेश की जाए, तमाम शॉप्स की, तमाम फर्म्स की, तमाम कंपनीज़ की वगैरह वगैरह। फ्राम वूम द परचेज़ हैव बीन मेड, जिनसे उसने वो चीज़ें ख़रीदी हैं। एंड टू वूम द सेल हैव बीन और आर टू बी मेड, और जिनको उसने तमाम वो आर्टिकल जो सेल करने हैं उन पर्सनस की भी इंफॉर्मेशन दे। अब सेक्शन 12 है ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी बंदा है, कोई भी इन्फॉर्मर है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, या कोई भी ऑनर ऑफ दी जो है स्टोर है, या कोई भी जो है वो डीलर है, वो एक गलत इन्फॉर्मेशन देता है या गलत जो मालूमात है, गलत रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज़ करता है, तो फिर क्या होगा। एनी डीलर और ऑनर ऑफ गोडाउंस और स्टोरेज प्लेस और देयर मैनेजमेंट और एजेंट who fails to provide information or give fake or false information with regard to any of its items or details under section 11, or provides information of contracts, agreements or arrangements found to be fake or false, or otherwise found to be involved in speculative dealings or market manipulation, creating
आर्टिफिशियल, फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ मार्केट ऑफ द आर्टिकल्स। अगर कोई भी बंदा है वो किसी किस्म की भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है या वो मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस में मुलविस है या किसी भी तरह की वो एक जो है मिस रिप्रेजेंटेशन में मुलविस है, तो वो क्या होगा, शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल, तो वो एक जुर्म का मुर्तकब होगा जिसकी जो सज़ा होगी वो क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, जिसको 3 साल तक सज़ा दी जाएगी, और फ़ाइन किया जाएगा अप टू ₹1 मिलियन, और 1 मिलियन तक उसको जुर्माना होगा। नेक्स्ट है 13 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। नो सूट, यानी कि अगर कोई भी एक्ट जो ऑफिसर करेगा इस एक्ट के तहत तो उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई सूट नहीं होगा, किसी किस्म की कोई प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल नॉट लाई अगेंस्ट एनी पर्सन ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ। अगर कोई भी ऑफिसर है वो गुड फेथ में इस एक्ट के तहत कोई एक्ट करता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कोई सूट, कोई प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगे, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, माँ सिवाय इस सूरत हाल के कि नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई टू चैलेंज एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन एनी ग्राउंड। ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि कोई भी जो सूट होगा या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होंगी वो क्या कर सकती हैं, शैल लाई टू चैलेंज, उनको आप चैलेंज कर सकते हैं एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन एनी ग्राउंड, वो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तमाम जो प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए अब कोई भी जो ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, वेयर ही डीम्स फिट मे सीक द एड ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो पुलिस वगैरह की मदद भी ले सकता है। पावर टू मेक रूल्स द गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन, रूल्स बनाने की पावर हमेशा गवर्नमेंट के पास ही होती है जनाब, पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन है एक्ट टू ओवर राइड अदर लॉज, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब ये कह रहे हैं कि जनाब इस एक्ट की जो प्रोविजंस होंगी वो क्या करेंगी, उनका इफ़ेक्ट होगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तमाम जो लॉ बाकी लॉज होंगे चूँकि ये स्पेशल लॉज है उन पे क्या करेगा, उन पे ओवरराइड ये करेगा। पावर टू अमेंड स्केजुअल, द गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अमेंड दिस स्केजुअल, जो भी स्केजुअल ये अटैच किए गए हैं इनको ओमिट कर सकती है, इनको अमेंड कर सकती है, ये गवर्नमेंट के पास पावर है। अब रिपील है, इससे पहले द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 इज़ हेयर बाई रिपील्ड। अब जो कह रहे हैं कि जो होर्डिंग एक्ट है, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, उसको जनाब रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे, जो एक्ट नंबर 6 था 2020 का, उसको इससे रिप्लेस कर दिया गया। अब जो स्केड्यूल 2 है उसमें ये कुछ चीज़ें जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था वो ऐड कर दी गई हैं कि जनाब टी है, वाइट शुगर है, ये सारी चीज़ों की अगर आप होर्डिंग करेंगे तो इट विल बी एन ऑफेंस। तो इसके अलावा ये इसमें चीज़ें बता गई हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से कि ये जो एक्ट है ये 15 जुलाई 2020 को पंजाब असम्बली से पास हुआ था और गवर्नर ने 28 जुलाई 2020 को इसको असेंट दी थी और इसको पब्लिश किया गया था ऑफिशियल गज़ट में 11 अगस्त 2020 को, ये जो है वो इन्फोर्स हो गया था या इसको पब्लिश कर दिया गया था। तो ये था हमारा द पंजाब होर्डिंग एक्ट 2020। तो आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म का आप फर्दर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।